नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी ने राम राम। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और सभी बच्चे एकदम मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आ जाओ जल्दी से, आपका जो टॉपिक है सेल, उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, क्लास को शुरू करते हैं। और एक बार सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़कर ये बता दो कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, आप लोगों को आवाज़ पहुंच रही है मेरी या नहीं। उम्मीद तो यही है कि सभी बच्चे मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे और सभी बच्चों तक एकदम बढ़िया तरीके से जो आवाज़ है वो पहुंच रही होगी। तो सभी ने राम राम भाई, सभी बच्चों को नमस्कार। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया कसूते होंगे आप सभी, और कतई काछे काट रहे होंगे क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है और पढ़ाई में एकदम मस्त हो रहे होंगे। तो जब एग्जाम अच्छा चला जाएगा, काछे तो तुम लोग तब काटोगे, है ना। चलो तो आ जाओ, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आपकी क्लास का जो टॉपिक चल रहा था सेल, और सेल के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कोशिकांगों की, यानी कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग है उसको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहली रिकॉर्डेड क्लास डलवा दो। जो कल क्लास हुई थी उसमें कुछ इशू आ रहा था, बीच बीच में वो रुक रही थी, है ना, क्योंकि कई जगह बरसात और मौसम ये सब है तो टेक्निकल इशू उसमें आ रहा था। बेटा वो डलवा दूंगी क्लास, वैसे तो अपलोड हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो अभी इस क्लास के बाद मैं उसको अपलोड करवा दूंगी। ठीक है बेटा, हाँ जी बिल्कुल, मैं एक मैराथन लूंगी आप लोगों के लिए, वन शॉट बिल्कुल लूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मंडे में आप लोगों का, या फिर जो वीकेंड आएगा उसमें मैं आपका एक वन शॉट लूँ। ठीक है चलो। काछे क्या मैम, टेंशन हो रही है। बेटा टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, मैंने कहा था कि टेंशन से कुछ नहीं होगा। जो टाइम है उसको बस अच्छे से यूज कर जाओ। सभी बच्चों के साथ वही कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, दूसरों से अलग टेंशन नहीं करनी और बस अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है चलो आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का जो सेल टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोशिकांगों को। कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल, हम लोग बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स की। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कोशिकांग है, ये जो सेल ऑर्गेनल है, इनमें हम लोगों ने पिछली क्लास में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की बात करी थी। आज हम तीसरे कोशिकांग की तरफ चल रहे हैं, जिसको कहते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सूत्रकणिका। अब ये जो सूत्रकणिका है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है इसको। तो सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इससे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले इसको कहा जाता है पावर हाउस। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं बेटा। ये कोशिका का पावर हाउस है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं। तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, तो ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इसके चारों तरफ दो झिल्ली होती हैं बेटा। तो ये कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग। क्लियर। तो पूछा जाएगा कि भाई कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली कोशिकांग कौन सा है, तो ये डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल होता है। तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, यानी कि दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। दो झिल्लियां इसके चारों तरफ होती हैं। ठीक है, दो झिल्लियां, एक झिल्ली ये हो गई और दोस्तों दूसरी झिल्ली ये हो गई। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर दो झिल्लियां हैं और इसके अंदर इस तरीके से उंगली के जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे उंगली के जैसी कुछ संरचनाएं जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी कहते हैं। तो पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान जो संरचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और क्रिस्टी ये दोनों भाग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, मैट्रिक्स और क्रिस्टी दोनों किसके पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास स्वयं का डीएनए भी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं इसके पास। ठीक है, तो स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों इसके पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास खुद का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर।
आपने बताया राइबोसोम, स्वयं का डीएनए और राइबोसोम इसके पास पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपने लिख लिया ऑन, लिखोगे इट हैव ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए है बेटा, एंड राइबोसोम। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है? तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए होता है। बेटा देखो ये रहा इसके अंदर डीएनए, तो ये इसका डीएनए है ना, और इस पर ही आपको राइबोसोम भी मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। अब मैम डीएनए और राइबोसोम कोशिका में होता कहाँ है? तो बड़े अच्छे से समझना, देखो ये कोशिका है दोस्तों, ठीक है, और ये इसका केंद्रक है। कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, कोशिका के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्लियर। अब ये जो केंद्रक है ना, इसके अंदर आपको डीएनए मिलता है। बेसिकली केंद्रक में होते हैं बेटा डीएनए और आरएनए, ठीक, लेकिन केंद्रक के अलावा भाई मुख्य डीएनए और आरएनए तो तुम्हारे कोशिका के केंद्रक में मिलते हैं, लेकिन केंद्रक को छोड़कर भी डीएनए आपके जो है वो थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ मात्रा में डीएनए आपको यहां भी मिलेगा। तो पेपर में पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है? एक तो डीएनए केंद्रक में होता है, ठीक है, एक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक, और एक डीएनए होता है हरित लवक में भी। कोशिका के अंदर होते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो हरित लवक है ना, इनमें भी पाया जाता है डीएनए। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर भी आपको डीएनए देखने को मिलता है, और डीएनए के साथ साथ राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछे कि क्यों कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए 2-3 जगह पाया जाता है, आपको याद रखना है। एक तो डीएनए मिलेगा केंद्रक में, एक डीएनए मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एक डीएनए मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। तो 3 ऐसी जगहें कोशिका में जहाँ डीएनए होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक। अब आ जाओ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसी के बारे में चौथा पॉइंट बताती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चौथा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन बनते हैं? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कोशिकांग में एटीपी बनते हैं? तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं दोस्तों, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनते हैं। अब बात ये आती है कि मैम एटीपी क्या होते हैं? एटीपी क्या होते हैं? तो दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। तो इसकी फुल फॉर्म आती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। प्लास्टिड और न्यूक्लियस में भी खुद का, बेटा प्लास्टिड का ही पार्ट होते हैं जो हरित लवक होते हैं। तो या तो प्लास्टिड या हरित लवक आप बताकर चल सकते हो, ठीक है। कल की क्लास ओपन नहीं हो रही है तो मैं अभी इसको ठीक करवाती हूँ, देखती हूँ क्या इशू है। अब देखो ये जो आपका एटीपी है, इसको ऊर्जा का कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, और इसे कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा इकाई कहते हैं। इसको कहते हैं कोशिका की ऊर्जा इकाई दोस्तों। यानी कि कभी भी पूछे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहते हैं? एनर्जी करेंसी, तो आपने कहा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। या कई बार कोशिका का ऊर्जा सिक्का भी लिखा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा इकाई, एनर्जी कॉइन या एनर्जी यूनिट लिखा है तो तब भी आप एटीपी बताओगे।
तो एटीपी को कहते हैं कोशिका की ऊर्जा इकाई। सारी कोशिका में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको इतना याद रखना है। और बेटा एक और पॉइंट कि वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपने कहा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन की क्रिया, ठीक है, तो वायवीय श्वसन की क्रिया भी सूत्री कणिका में होती है। तो सूत्री कणिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक कोशिका में जो वायवीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इसी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोशिका से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। तो ये पॉइंट सारे माइटोकॉन्ड्रिया से आपको याद रखने हैं। आ जाओ अगले कोशिकांग की तरफ चलते हैं। तो चौथे नंबर पर है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी बहुत आते हैं, इनका नाम बहुत पूछा जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम का नाम बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनकी खोज आपको पूछी जाएगी, खोज, डिस्कवरी, ठीक है। तो इनकी जो डिस्कवरी है वो डी ड्यूव ने करी थी। किसने? डी ड्यूव ने। क्लियर बेटा, डी ड्यूव नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा था। और इनको क्या कहते हैं हम, लाइसोसोम को? तो बेटा लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? आत्मघाती थैली। इनको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहते हैं। तो कौन सा कोशिकांग है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं? तो आप कहोगे यही है लाइसोसोम, इन्हीं को कहते हैं आत्मघाती थैली। और बेटा इन्हीं को कहते हैं पाचक थैली, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कोशिका की पाचक थैली। इन्हीं को कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, इन्हीं को हम लोग कोशिका का डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है एटम बम, कभी कभी, वैसे ये एटम बम बहुत कम आता है, लेकिन आपके पेपर में आ जाए तो आप बताना एटम बम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं, ये सारे नाम क्यों है लाइसोसोम के? क्योंकि बच्चा जो लाइसोसोम होता है, मान लो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर भरे रहते हैं कुछ एंजाइम, इसके अंदर कुछ एंजाइम भरे रहते हैं, जैसे ये भर रहे हैं इसके अंदर एंजाइम। और ये एंजाइम क्या है मैम, इन एंजाइम का नाम? तो ये एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलेटिक एंजाइम। इन एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेटिक एंजाइम, हाइड्रोलेटिक एंजाइम, इनको कहते हैं हाइड्रोलेटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम के अंदर भरे रहते हैं कुछ एंजाइम, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर बड़े हुए होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या काम करते हैं? ये अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं, ये अपघटनीय विकार जो होते हैं, ये अपघटनीय विकार, इनका जो पीएच मान है वो होता है 4 से 5। यानी कि इनके अंदर जो भी कोशिका के अंदर खराब चीज आएगी, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी खराब चीज, उसको ये गला देते हैं, उसको ये पचा देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पाचक थैली। और कई बार ये फट जाते हैं बेटा, कई बार इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, लाइसोसोम के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा रहता है, इसके पास वन मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी ये वन मेम्ब्रेन फट जाती है। अब फट जाएगी तो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और पूरी कोशिका ही मर जाती है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। अब फटते हैं तो एटम बम कह देते हैं, फटते हैं, ये झिल्ली फटती है तो एटम बम कह देते हैं, ठीक। इसके बारे में इतना याद रखना। आ जाओ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट छठे नंबर का कोशिकांग है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी दोस्तों, जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी काय, ठीक है, जिसको कहते हैं गोल्गी काय, इसके बारे में भी इसकी खोज पूछ ली जाती है। तो भाई इसके नाम में इसकी खोज छुपी हुई है, इसके नाम के अंदर इसकी खोज छुपी हुई है। तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी कैमिलो गोल्गी ने। किसने दोस्तों? कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी ने करी थी बेटा इसकी खोज, कैमिलो गोल्गी ने।
अब कैमिलो गोल्गी जो है, इन्होंने जब इसकी खोज करी तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको गोल्गी काय कहते हैं। बेटा गोल्गी काय जो होते हैं इनको भी हम लोग कोशिका का डाकघर कहते हैं। डाकघर, कभी भी आपको पूछे कि पोस्ट ऑफिस किसको कहते हैं तो आपने कहा इसी को कहते हैं पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाकघर इसी को कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोल्गी। इन्हीं को हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, इन्हीं को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, यातायात प्रबंधक। और बेटा इन्हीं को कहते हैं पैकर्स, इन्हीं को हम लोग कोशिका के पैकर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम आपको कभी भी पूछे कि गोल्गी बॉडी को किस किस नाम से जानते हैं? डाकघर कहते हैं, पोस्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, यातायात प्रबंधक, ठीक है, क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक भी कहते हैं बेटा, और पैकर्स भी कहते हैं। अब गोल्गी बॉडी क्या काम करती हैं? ये गोल्गी बॉडी ही लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। जो लाइसोसोम बने थे ना, उनकी ये इन्होंने बनाए थे, लाइसोसोम का निर्माण। तो गोल्गी बॉडी क्या काम करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। इनका काम होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो यही है जो लाइसोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, और गोल्गी बॉडी ही जो प्रोटीन होती है उसको पैक करने का काम करती है, प्रोटीन के बंडल बनाती हैं। क्या करती हैं? प्रोटीन के बंडल बनाती हैं। मतलब कोशिका में जो प्रोटीन बनी है ना, उसको इकट्ठा करने का काम गोल्गी बॉडी करती है, तो इसीलिए इनको पैकर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करती हैं? प्रोटीन के बंडल बनाती हैं। क्लियर? तो ये क्या करती हैं? बंडल ऑफ प्रोटीन। तो इन्हीं का काम होता है बंडल ऑफ प्रोटीन तैयार करना, तो यही बंडल ऑफ प्रोटीन भी बनाती हैं। तो गोल्गी बॉडी के बारे में इतना याद रखना। ये हमारी जो लड़कों में शुक्राणु बनते हैं ना, तो शुक्राणु के अंदर भी पाई जाती हैं। तो शुक्राणु भी एक कोशिका ही है, उसमें तो गोल्गी बॉडी मिलेंगी ही मिलेंगी। शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का अगला भाग एक्रोसोम, एक्रोसोम कहते हैं इन्हें, शुक्राणु के एक्रोसोम में पाई जाती हैं। तो ये शुक्राणु के अंदर कहाँ पाई जाती है पूछा जाता है। तो शुक्राणु का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है एक्रोसोम, उसमें होती हैं। तो आप बताओगे फाउंड इन एक्रोसोम, फाउंड इन एक्रोसोम, एक्रोसोम में होती हैं शुक्राणु के, ऑफ स्पर्म। तो शुक्राणु के एक्रोसोम में ये पाई जाती हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ, है ना बेटा? क्लास तो नहीं रुक रही। ये बेटा हमारी सेल में भी होती हैं, ये सभी अभी तक जितनी भी चीज पढ़ा रही हूँ ये सब हमारी सेल में भी है। जब इनको पादपों के अंदर देखते हो, ये जो गोल्गी बॉडी होती है बेटा, गोल्गी बॉडी, इनको आप लोग एक और नाम से भी जानते हो, इन गोल्गी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। तो कई बार लिपोकॉन्ड्रिया भी पूछा जा सकता है, इन्हीं को कहते हैं लिपोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी बॉडी को ही लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर? और ये हमारी कोशिका में भी है और ये पादपों में भी है। जब ये प्लांट में होती हैं बेटा, जब ये पादपों में होती हैं तो इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। पादपों में इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो पादपों में इनको किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। पादपों में इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो गोल्गी बॉडी को पादप कोशिका में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे पादप कोशिका में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम। तो ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, लेकिन प्लांट में ये अलग नाम से जानी जाती है, डिक्टियोसोम। अब आ जाओ अगले कोशिकांग की तरफ चलते हैं, 7वें नंबर पर। जो 7वें नंबर का कोशिकांग है वो हो जाएगा आप लोगों का राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइबोसोम। तो राइबोसोम कोशिका में कई जगह पाया जाता है। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। तो राइबोसोम की भी खोज पूछी जा सकती है। तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी किसने बेटा? पेलाडे ने। ठीक है, पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने, पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। ठीक है, पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। अच्छा, राइबोसोम जो होता है इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री।
ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोशिकांग है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन की फैक्ट्री है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप बताओगे राइबोसोम। इनका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। बेटा ये कोशिका में प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं दोस्तों, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, इनका क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि दोनों तरीके की कोशिकाओं में है, ये जीवाणु में भी है यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जीवाणु वाली कोशिका थी, ये प्रोकैरियोटिक सेल में जब देखने को मिलते हैं, आकेंद्रीय कोशिका में ये कैसे होते हैं, आकेंद्रीय कोशिका जो होती है ना उसके अंदर ये छोटे वाले होते हैं, छोटे यानी कि 70 इस प्रकार के होते हैं, छोटे वाले राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। जबकि मैम जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि जो हमारी कोशिका है, पादपों की कोशिका है, सकेंद्रीय कोशिका जो है, ये उसमें कैसे मिलते हैं, तो उसमें थोड़े बड़े होते हैं। तो जीवाणु छोटा है तो छोटे राइबोसोम, और हमारी कोशिका थोड़ी बड़ी है तो बड़े राइबोसोम। हमारी कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, 70 और 80। 70 ये छोटी कोशिका में यानी प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80 ये पाए जाते हैं आप लोगों के सकेंद्रीय कोशिका में। और ये कोशिका के अंदर सब जगह मिलते हैं, ये कोशिकांगों के अंदर भी मिलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, ये तो उसमें भी बैठे हैं। क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, ये तो उसमें भी बैठे हैं। और ये केंद्रक में भी बैठे हैं, ये केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म में भी बैठे हैं। तो ये हर कोशिका में कई जगह मिलते हैं। तो इसीलिए इनको आप लोग याद रखना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांगों में कोशिकांग भी कहते हैं। यहाँ लिख दूं, इनको हम लोग कोशिकांगों में कोशिकांग, कोशिकांगों में कोशिकांग भी कहते हैं। तो कोशिकांगों में कोशिकांग किसको कहते हैं, तो आपने कहा राइबोसोम को कहते हैं। तो कभी आपको पूछ ले कि कोशिकांगों में कोशिकांग कौन सा कोशिकांग है, तो राइबोसोम। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, इनको कहा जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। कोशिकांगों में कोशिकांग इनको कहते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है, तो ये उसके अंदर भी है ना। जैसे टोकरी, टोकरी के अंदर जैसे कोठा, कोठे के अंदर कोठा, फिर कोठे के अंदर कोठा, तो वैसे ही ये माइटोसेल, सेल के अंदर कोशिकांग और कोशिकांगों के अंदर बैठे हुए हैं ये। ठीक है, क्लियर बेटा। कल वाली वीडियो में ठीक करवा दूंगी, अभी इस वाली वीडियो पर ध्यान दे लो, अभी मैं इसको ठीक करवा दूंगी। चलो आओ, अगला कोशिकांग होता है केंद्रक दोस्तों। अगला कोशिकांग है केंद्रक, 8वें नंबर पर न्यूक्लियस। अगला कोशिकांग है केंद्रक। केंद्रक की खोज बहुत पूछी जाती है, केंद्रक की डिस्कवरी बहुत आती है दोस्तों। तो जो केंद्रक है इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी किसकी, कोशिका के अंदर केंद्रक की, 1831। तो आप लोग बताकर चलते हो रॉबर्ट ब्राउन। ये पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है इसकी खोज किसने करी, तो आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी 1831 में। केंद्रक को क्या कहते हैं, इसको कोशिका का मास्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर, यानी कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं और कोशिका का मास्टर। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का मास्टर या जिसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, तो आपने कहा केंद्रक। तो आपने कहा नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल,
ब्रेन एंड मास्टर ऑफ सेल, क्योंकि पूरी कोशिका को यही कंट्रोल करता है। भाई जैसे आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना, वैसे ही पूरी कोशिका को केंद्रक कंट्रोल करता है। तो केंद्रक हो जाता है आप लोगों की कोशिका का मास्टर। केंद्रक भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग है बेटा, ये भी 2 झिल्ली से घिरा रहता है। दोहरी झिल्ली का है, दोहरी झिल्ली नुमा है, ठीक है, दोहरी झिल्ली नुमा होता है। तो केंद्रक भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है दोस्तों। इसके भी चारों तरफ 2 झिल्लियां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह और क्लोरोप्लास्ट की तरह। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी 2 झिल्ली से घिरा है बेटा। इसी में कोशिका विभाजन होता है, केंद्रक में ही कोशिका विभाजन होता है। तो आपको पूछ सकता है कि जब एक कोशिका विभाजित होती है तो कहाँ से शुरू होता है विभाजन, केंद्रक से। तो कोशिका विभाजन इसी के अंदर होता है। जब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूटती है तो इसी के द्वारा टूटती है। सेल डिवीजन जो होता है वो केंद्रक के अंदर ही होता है। सेल डिवीजन टेक प्लेस हेयर, तो यहीं पर सेल डिवीजन होता है। यहीं पर क्या होता है दोस्तों, सेल डिवीजन होता है। अब केंद्रक में ही आपको न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल, मैम न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो केंद्रक में ही न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो केंद्रक में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों, क्लियर। न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड हेयर, तो यहीं पर न्यूक्लिक एसिड होते हैं केंद्रक के अंदर। अच्छा मैम, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल है तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। तो कभी भी पूछे डीएनए और आरएनए कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं दोस्तों, ठीक है, केंद्रक में होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक अम्ल की, तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं